हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए हैं कक्षा 12वीं हिंदी का। जी हां, ये मॉडल पेपर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि आपका ये खंड क है। मैंने व्याकरण का जो एक भाग बनाया था कल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके पढ़ लीजिए। पूरा पूरा आपको 50 अंक का वो मैंने पूरा पूरा आपको पेपर बनाया है। तो जाके पहला पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। वेबसाइट से skmstudy.com skmstudyclasses.com सर्च करें और इसका पीडीएफ जो है, जो इसका पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, टेलीग्राम चैनल याद कर लीजिए एसकेएम स्टडी, या फिर एसकेएम स्टडी क्लासेस वेबसाइट से जाके भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या लेके आया हूँ, क्या स्पेशल होने वाला है। देखिए 24 मार्च को आपका एग्जाम है, तो 24 जब मार्च को आपका हिंदी पेपर का एग्जाम है, तो इसमें आपको खंड का आएगा, खंड ख आएगा। खंड का जो होगा वो हिंदी का बुक से रिलेटेड होगा, और जो खंड ख होने वाला है वो आपका पूरा पूरा व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे, यानी कि 2 भाग बनेंगे। और टोटल आपका कितना रहेगा? 100 अंक का आपका पेपर रहेगा। 50-50 अंकों में क्या रहेंगे? डिवाइड रहेंगे। अगर इस पेपर को तैयार करेंगे तो इसमें मैंने हिंदी साहित्य और गद्य साहित्य, यानी गद्य साहित्य पद्य साहित्य का इतिहास से मैंने 10 टू बहुविकल्पी, यानी 10 अंक वो हो जाएगा। 10 अंक का पद्यांश और 10 अंक का मैंने गद्यांश लिया है। टोटल आपका 30 अंक आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इसलिए इनको आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। विथ आंसर मैं आपको दिया हूँ, या फिर इसका पीडीएफ जाके मेरी वेबसाइट skmstudyclasses.com से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट हमारा है, या टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, और एक बार शेयर कर दीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे बोर्ड एग्जाम बाद आप अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन अभी के लिए आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चैनल को क्या कर लेंगे आप लोग? सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, कल्पता के लेखक हैं। कल्पता के लेखक कौन है? यहाँ पे जो कल्पता है इसके लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल है, या प्रेमचंद्र है। ये जो प्रश्न है मैं पिछले 5 सालों का, जी हाँ, पिछले 5 सालों का पेपर से उठा के दे रहा हूँ। अगर इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो 100% आने की चांस है आपकी बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लें। कल्पता के लेखक हैं। कल्पता के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या फिर प्रेमचंद्र हैं। तो कल्पता के लेखक कौन है? तो जो कल्पता के लेखक हैं वह हैं आपके, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कल्पता के लेखक है। तो कल्पता के लेखक आपके कौन हैं? देखिएगा, कल्पता के आपके 4 ऑप्शन होंगे: हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण और प्रेमचंद्र। लेकिन यहाँ पे जो पिछले साल पेपर बना था, यही कह रहा हूँ ना कि जो भी आपको एसकेएम स्टडी देगा वो एकदम रियल 100% रहेगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी पेपर में आपके पिछले साल दिया था, लेकिन महाप्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। यहाँ पे जो होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। कल्पता के लेखक कौन है? तो आपको सीधा लिख देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं यह कल्पता के लेखक है। तो कल्पता के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यहाँ पे अगला बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो यह है कि हरिशंकर परसाई की जैसे उसके दिन फिरे, हरिशंकर परसाई की जैसे उसके दिन फिरे किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, या फिर नाटक है। तो यह जो है यह क्या है? कहानी है। क्या है? एक कहानी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम पिछले साल के पेपर में पूछा गया है, केवल उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया है। और हाँ, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी करूँगा, और आपको तैयार है कि नहीं यह इसका आंसर मैं बीच में भी चेक कर लूँगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा। प्रताप नारायण मिश्र थे,
या फिर बाल मुकुंद गुप्त थे, या फिर राधा चरण गोस्वामी थे, या फिर बदरी नारायण प्रेम घन। तो जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे वो थे कौन थे? बदरी नारायण चौधरी, यानी कि प्रेम घन बद्री नारायण चौधरी, यानी जो प्रेमघन थे, यह कौन है? यह आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। अगला यहाँ पे मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? डायरी है, आत्मकथा है, या जीवनी है, या फिर संस्मरण है? तो जो मेरी असफलताएं हैं यह किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। मेरी असफलताएं क्या है? यह एक आत्मकथा है। अगला यहाँ पे है द्विवेदी युग के लेखक है। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? सदल मिश्र, मोहन राकेश, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो जो द्विवेदी युग के लेखक है इसका आपको सही उत्तर कमेंट करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका तैयार है कि नहीं। मैंने व्याकरण का मैंने कल भाग करवाया था पूरा 50 अंकों का। अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है 50 अंकों का, जाके पढ़ लीजिएगा वहाँ से। और कोई भी कहीं से भी दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। SKM स्टडी परिवार आपके साथ है। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाने के लिए कहीं पर कोई मिस्टेक हम नहीं करेंगे, ना आपको करने देंगे, बल्कि बोर्ड में ऐसे भी आपको टिप्स और ट्रिक्स देंगे बोर्ड परीक्षा में। जैसे कि आंसर ना आए तो आखिरकार आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे, विनय पत्रिका किस काल की रचना नहीं है? रचना नहीं है कि रचना है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो यहाँ पे है विनय पत्रिका किस काल की रचना है। जो विनय पत्रिका है यह आपके किस काल की रचना है? आदिकाल है, भक्तिकाल है, या सरदार पूर्ण सिंह, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो जो विनय पत्रिका है यह भक्ति काल की रचना है। क्या है? भक्ति काल की रचना है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो आपको सीधा बता देना है कि सर विनय पत्रिका जो है यह भक्ति काल की रचना है। क्लियर है? इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी, याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड करके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ SKM स्टडी क्लासेस, skmstudyclasses.com गूगल पे सर्च करें SKM स्टडी क्लासेस। वहाँ पर इसका पूरा विद सोल्यूशन, जो आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं उसका सोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता क्या है? उपदेशात्मक वृत्ति, इति वृत्तात्मकता, या सौंदर्य और प्रेम, या श्रृंगार वर्णन। तो छायावाद की जो विशेषता होती है यह होती है सौंदर्य और प्रेम। सौंदर्य और प्रेम जो होता है यह छायावाद की विशेषता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में हरिऔध की रचना नहीं है। निम्नलिखित में जो हरिऔध की रचना नहीं है कौन है? तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा चित्राधार। यहाँ पे अलग है लेकिन यहाँ पे चित्राधार कर देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चित्राधार। तो ये जो प्रश्न है मैंने इसी में 2 पेपर को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है एक चंपू काव्य है। एक चंपू काव्य है, किसकी एक चंपू काव्य है? यहाँ पे पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, या सिद्धराज। तो एक चंपू जो काव्य है यह यशोधरा जी के, किसकी है? यशोधरा। यशोधरा का क्या है? एक चंपू काव्य। एक चंपू काव्य किसका है? यशोधरा जी का एक चंपू काव्य है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। 24 मार्च का जो पेपर है यहीं से आएगा, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे सारे तैयार कर लेना है। अगला यहाँ पे अष्टछाप के कवि नहीं है, इसका उत्तर आप देंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप तैयार होगा तो आप आंसर जरूर देंगे। परमानंद दास,
अष्टछाप के कवि नहीं है, या गोविंद स्वामी नहीं है, या फिर ईश्वर दास या फिर नंददास जी अष्टछाप के लेखक नहीं है। चलिए इतना हो गया। अब आते हम लोग गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, टोटल आपके 10 अंकों के आएंगे और आपके इसमें सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश लिए गए हैं। मैंने बोला था कि इस वीडियो को अगर देखेंगे तो 30 अंक आपका सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश पद्यांश बहुविकल्पी इन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें ऐड किया है, जो कि आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च को यहाँ से पूछे जाएंगे। तो केवल हमने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे जोड़ रखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे है प्रश्न। क्या प्रश्न है? गद्यांश दिया है, पहले गद्यांश पढ़ते फिर उसके बाद यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। गद्यांश है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। जो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्घृत नई संस्कृत हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ से आपके 5 प्रकार से प्रश्न बनेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंकों का होगा, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च के लिए काफ़ी क्या रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बनेगा, संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे दिया है ना कि संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी यह परिवर्तनशील और गतिशील है। यानी कि संस्कृत की विशेषता क्या है? तो जो संस्कृत की विशेषता है यह परिवर्तनशील और गतिशील होना होता है। यह क्या है? संस्कृत की विशेषता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो नए शब्दों की खोज की आवश्यकता अपने भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है यहाँ से यहाँ तक। देखिए, मैं अभी आपको ये ट्रिक है, अभी आपको एक वीडियो आएगा ट्रिक एंड टिप्स, यानी कि गद्यांश पद्यांश को बिना पढ़ के अगर गए हैं तब आप कैसे करेंगे, उस पर भी वीडियो शाम तक अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर मिलने के लिए, मतलब मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ देखिए, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता होती है। अर्थात नए शब्दों की खोज के लिए आवश्यकता क्या होती है? तो नए शब्दों खोज के लिए अपने भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक आंसर है। अगला है, उद्भुत और परंपरागत का अर्थ बताइए। तो उद्भुत मतलब होता है उत्पन्न होना, परंपरागत मतलब जो परंपरा से चली आ रही हो। जैसे होता नहीं, यह परंपरागत है, यानी कि यह परंपरा से चली आती जा रही है, जब हमारे बाबा लोग ये थे, ऐसे ऐसे दे देता है ना। तो ये सब सारे यहाँ पे प्रश्न हैं। ठीक है, इसके उत्तर। अगला यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा परंपरा प्रयोग पर्याप्त नहीं है। अब इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में? आज जिस तरह से वैज्ञानिक ने नए आविष्कार कर रहे हैं, उसके कारण संस्कृत गतिविधियों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा में भी परिवर्तन की आवश्यकता हो जाती है। या फिर अगर आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आज जिस तरह से वैज्ञानिक ने नए आविष्कार कर रहे हैं, उसके कारण उद्भव नई संस्कृत की हलचल को शाब्दिक रूप देने के लिए परंपरागत भाषा का प्रयोग पर्याप्त नहीं है। बस आप इसको यहाँ पर भी लाइन जोड़ सकते हैं। अगला इन्होंने प्रश्न पूछा है कि उपर्युक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि ये जो यहाँ पे इन्होंने पद्यांश दिया है, इसके लेखक और किस पाठ
से लिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? भाषा। भाषा शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, देखिए यहाँ पे भाषा यहाँ पर भी है, फिर संस्कृत भाषा यहाँ पर भी है, मतलब कई जगह इन्होंने इसका उपयोग किया है। तो यानी कि अब दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाषा कौन से पार्ट का है, तो वहाँ पे आ जाएगा भाषा और आधुनिकता। तो इस चीज़ को पाठ से मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ से पाठ का नाम पता कर लेंगे, अब फिर दिमाग में सोचेंगे कि भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन हैं, तो दिमाग में आएगा कि आपके भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो आप सीधा लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखी गई है तथा भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से लिया गया है। बस अब यहाँ पे आपके पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न हैं, और जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, केवल मैंने उन्हीं को यहाँ पे लिया है। यह भी आपके 10 अंक का आएगा। तो टोटल आपको इस वीडियो में 30 अंक मैंने दिया है। इसका PDF आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसको पढ़ सकते हैं कहाँ से? skmstudyclasses.com पर गूगल पे जरूर सर्च करें। पद्यांश है यहाँ पे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीर धीर परस करके गात उनताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, लज्जाशीला पथिक महिला को कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों और कमल मुख की मलातनाएं मिटाना। अब यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हैं? तो आपको सीधा लिखना है राधा पवन सिंह नहीं है, पवन से कहती हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। राधा जी पवन से कहती हैं कि यदि आपको रास्ते में जाते जाते कोई थका हुआ, दुखी एवं व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे तो उसके पास जाकर उसके सारे दुखों को दूर कर देना। दूसरा यहाँ पे प्रश्न बना है कि राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने का निर्देश दिया है? तो राधा जी पवन से कहती हैं कि यदि आपको रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़े तो तुम उसके वस्त्रों को उड़ाना मत। यदि वह थकी प्रतीत होती है तो तुम उसे गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना और उसके होठों एवं कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कमल मुख में कौन सा अलंकार है? तो कमल मुख में कर्मधारण समास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अब रेखांकित अंश कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक, धीर परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? राधा जी पवन से कहती हैं कि यदि कोई रास्ते में व्यक्ति मिले तो उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मियों को दूर करना और अपनी सुगंध में उसे प्रसन्न कर देना। फिर यहाँ पे है कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक पवन दूतिका है तथा इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध है। तो यहाँ पे मैंने 30 अंकों का वीडियो बताया है, और इसका PDF चाहिए तो जाके आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ढेर सारे मॉडल पेपर चाहिए तो skmstudyclasses.com से आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।